हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिव्या तंवर की कॉपी है हिंदी मीडियम से। इन्होंने यूपीएससी के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 438 रैंक लेके आई थी, आपको पता होगा। और ये जीएस 1 का पेपर है, ठीक है। तो इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इसमें इन्होंने किस प्रकार से आंसर लिखा है वो सारा देखेंगे और किस प्रकार से और बेहतर किया जा सकता है आंसर वो भी देखेंगे, ठीक है। और इसके साथ मैंने जो मेंस की पेपर है, ठीक है, जीएस पेपर 4 है, उसकी कई सारी वीडियो बनाई हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जीएस पेपर 4 में केस स्टडी का भी डिस्कस किया है। इसके साथ जीएस पेपर 4 में, ठीक है, जो एथिक्स का पेपर होता है, इसमें जो क्वेश्चन आंसर होते हैं इनको भी डिस्कस किया है। तो आप चाहें चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इसके साथ मैंने निबंध की भी जो पेपर होता है इसको भी डिस्कस किया है, ठीक है। जो रवि सियाग सर, आपको पता होगा, जिनकी 18 रैंक आई थी हिंदी मीडियम से, ठीक है, इनके कई एक कापियों को डिस्कस किया है। तो मेरा ये अनुमान या आप कह सकते हैं कि मेरा ये विश्वास है कि अगर आप ये सारी वीडियो देख लेते हैं तो मान के चलो आपका जब मेंस आंसर राइटिंग है उसमें 100% आपका 100% आपका फ़ायदा देखने को मिलेगा या फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ क्वेश्चन तो नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो जो पहला क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया कि प्राचीन काल में जो गुप्त काल था, ठीक है, तो उस गुप्त काल को हम स्वर्ण युग कहा करते थे या स्वर्ण काल कहते थे, ठीक है। तो उस स्वर्ण काल कहने के कारण पीछे का रीजन क्या है, ठीक है, बस यही आपको डिस्कस करना है। तो देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से इन्होंने शुरुआत की है और किस प्रकार से कंक्लूजन लिखा है, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की है कि प्राचीन काल में या प्राचीन भारत में, इतिहास में, ठीक है, गुप्त काल को स्वर्णयुग कहा जाता है, ठीक है। फिर आगे कहा गया है कि निश्चित ही यह उसके कला के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास को देखते हुए यह संज्ञा दी गई है, ठीक है। और इसके साथ आगे कहा गया है कि साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में भी गुप्त काल में विकास अभूतपूर्व हुआ है। इसी के कारण जो न सिर्फ मात्रा की दृष्टि से वरन गुणात्मक स्तर पर भी बेहतर था, ठीक है। तो इसीलिए प्राचीन काल में जो गुप्त काल था, इसको हम प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में गुप्त काल को हम स्वर्ण युग या स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ तो ये बात की गई है, कह दी गई है। और इसके बाद अब यहाँ बात करते हैं प्रमाण की कि यह वास्तव में सही बात है या नहीं है, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ठीक है, और इन्हीं को हम बोलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, आपको पता होगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में साहित्यकार भी विद्यमान थे, ठीक है, जिसमें कालिदास भी प्रमुख थे। और कालिदास ने विभिन्न अभूतपूर्व जो रचनाएं की हैं, तो कालिदास का यहाँ जिक्र किया गया है, ठीक है। और इसके साथ कालिदास की रचनाओं के बारे में कहा गया है। तो कालिदास की एक रचना थी मेघदूत, रघुवंश थी, और एक थी अभिज्ञान शाकुंतलम। हालांकि कालिदास की कई एक रचनाएं, लेकिन यहाँ पे 3 रचनाओं के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो मेघदूत थी, इसमें यक्ष की कहानी का वर्णन है। रघुवंश थी, इसमें जो राम थे, ठीक है, भगवान राम थे, इनसे संबंधित कहानी थी। और अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की कहानी है, यहाँ पे शकुंतला की प्रेम कहानी से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद अगली कहानी है या अगली जो इनके दरबारी कवि थे, रचनाकार थे उस समय के, ठीक है, तो भवभूत, तो इनकी रचना भी है ये। इन्होंने विभिन्न नाटक लिखे हैं। देखो यहाँ पर इनके विभिन्न नाटक की जगह अगर ये इनके नाटक के बारे में वर्णन करती ना तो ज़्यादा बेहतर रहता। और इसी प्रकार की यहाँ पे टिप्पणी भी लिखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखो यहाँ लिखा है विशाखदत्त, बिहारवी, ठीक है, दंडी, शुद्धक आदि कवियों की रचनाओं एवं उनके महत्व की चर्चा भी करनी चाहिए थी, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अगर आप ये 2 कवि लिखे हैं, इनकी जगह इसके बाद अन्य इसी युग की अन्य कवियों के बारे में भी यहाँ पे अगर इन्होंने वर्णन किया होता ना, तो इनके मार्किंग और भी ज़्यादा बढ़ जाती, ठीक है। और इसके साथ आगे यहाँ पे कहा गया है, और ये कहा गया है कि गुप्त काल में संस्कृत का भी विकास हुआ है, ठीक है। मतलब जो गुप्त काल था इसमें संस्कृत भाषा का भी विकास हुआ है। तो इसके बाद आगे देखते हैं। और आगे यहाँ पे कहा गया है कि विभिन्न ब्राह्मणों द्वारा रचित संस्कृत साहित्य, ब्राह्मणों के द्वारा संस्कृत साहित्य को रचा गया था,
ठीक है। और इसके बाद आगे कहा गया है समुद्रगुप्त के काल में कवि हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति निश्चित ही साहित्य के क्षेत्र में उच्च मानों को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो इसके इतना ही ये आंसर है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन में इनको यहाँ आप देख सकते हैं 4.5 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 10। तो ये बहुत अच्छे मार्क्स नहीं हैं। अगर आप 10 में से 5 मार्क्स लेके आते हैं तो ये मान के चलो आपके एवरेज मार्क्स हैं, ठीक है। और इस यदि आप 5 मार्क्स से ज़्यादा लेके आते हैं, 5 प्लस लेके आते हैं, यानी कि 6 या 7, तो ये आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टिप्पणी क्या कही गई है ये देख लेते हैं। ये तो दिख नहीं रहा है, आई थिंक विषय वस्तु के स्तर पर लिखा है। हाँ ठीक है, विषय वस्तु के स्तर पर प्रयास अच्छा है किंतु और बेहतर किया जा सकता है। कहने का मतलब है आपने जो ये ऐसे कह सकते हैं, आपकी जो भाषा है या जो आपने लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन और बेहतर किया जा सकता है। देखो कहाँ कहाँ पे बेहतर किया जा सकता है, यहाँ पे देखना है। जैसे कि यहाँ पे जो गुप्त काल में कवि थे ये थे, इन कवियों की संख्या इनको बढ़ानी चाहिए थी। और यहाँ पे भवभूति जो यहाँ लिखा गया है ना, विभिन्न नाटक की जगह अगर इनके द्वारा जो भवभूत के जो नाटक हैं, जिन जिन नाटकों की इन्होंने रचना की है उनका नाम अगर उल्लेख कर दिया गया होता तो बहुत ही ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाते। इनको अभी कितने मिले हैं? 4.5 मार्क्स, ठीक है। और यही 4.5 मार्क्स से ये मान के चलो 5.5 और ये 6.5 मार्क्स तक हो सकते थे, ठीक है ना। तो लेकिन ये तभी होते जब इन्होंने कई एक जो यहाँ पे जो कवि हैं, ठीक है, उनकी रचना, उनका नाम लिखा होता। और इसके साथ यहाँ पे ये जो लिखा है ना विभिन्न नाटक, इससे तो पता चल रहा है कि हाँ मतलब ठीक है किए होंगे, लेकिन कौन से नाटक लिखे हैं तो उनका नाम तो है ही नहीं, तो इसलिए इनके नंबर कम हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आंसर है इन्होंने कंप्लीट किया है। तो और इसी के कारण इन्हें केवल 4.5 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस वाली कॉपी में क्वेश्चन नहीं लिखा गया है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है वो मैं आपको समझा के और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो भारत में बाल विवाह की स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। भारत में बाल विवाह अक्सर कर देते हैं, ठीक है। तो उसी से संबंधित है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं किस प्रकार से इन्होंने लिखा है। इन्होंने लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत, ठीक है, विश्व की हर 3 बाल वधुओं में से एक का घर है। कहने का मतलब है कि विश्व में मान के चलो डेली के 4 विवाह होते हैं, ठीक है। 4 विवाह होते हैं जिनमें से एक विवाह जो है भारत में होता है और वह बाल विवाह होता है, ठीक है, ये कह रहा है। और फिर आगे कहा गया है कि अर्थात विश्व के 1/3 बाल विवाह केवल भारत में होते हैं, ठीक है। 1/3 का मतलब है लगभग 1/3, ठीक है। आप देख सकते हैं इतने विवाह जो हैं भारत में होते हैं, विश्व के जो विवाह होते हैं उन सब से। फिर आगे कहा गया है कि लेकिन बाल विवाह को समाप्त करने के लिए निश्चित ही भारत सरकार व विभिन्न राज्यों में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने भी प्रयास किए और इसके साथ भारत के जो अन्य राज्य हैं उन्होंने भी कई एक कदम उठाए हैं, ठीक है। और इसके साथ सतत विकास लक्ष्य 3, आपको पता होगा सतत विकास 17 है, जिसमें तीसरा वाला जो है लक्ष्य 3 और 5वां वाला, ठीक है, तथा अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। और यहाँ पे कहा गया भारत में बाल विवाह के लिए जिम्मेदार कारक, मतलब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनके कारण भारत में बाल विवाह होता है। देखो पहला है निरक्षरता का उच्च स्तर। कहने का मतलब है भारत में जो एजुकेशन है वह बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही कम है, ठीक है। और जितनी भी है ना उसका भी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। और इसके साथ दूसरा कारण है गरीबी की भयावहता, ठीक है, मतलब गरीबी भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद है दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियाँ, ठीक है, तो इसके कारण भी होता है। और इसके साथ अगला रीजन बताया गया कि नारी सशक्तिकरण निम्नतर है। मतलब नारी सशक्तिकरण का मतलब होता है एक तरह से जो वुमेन होता है वुमेन जो होती है ना, इसको हम वो शक्तियाँ नहीं देते हैं जो पुरुष में होती हैं। जैसे रोजगार की शक्ति है, घर में समानता का अधिकार है, ठीक है, इस प्रकार की। या जैसे घर की जिम्मेदारी है, घर में कोई काम हो रहा है उससे संबंधित फैसले लेने हैं तो नारी नहीं अक्सर पुरुष ही लेते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल से मान लो जैसे कोई घर है, ठीक है, ये कोई घर है
और इस घर में इनका कोई लड़का है या फिर लड़की है, ठीक है, बॉय है या गर्ल है। अब इसकी शादी होने वाली है, तो शादी कब होगी, ठीक है, शादी किससे होगी, मान लो लड़के से शादी हो रही है, लड़के की शादी हो रही है, ठीक है, तो शादी लड़के की किस उम्र में होगी, दहेज लेना है या नहीं लेना है, और शादी कहाँ पे होनी, इससे संबंधित जितने भी जो काम है, जो समस्या है, वो सारे के सारे जो फैसले हैं वो घर का मुखिया या मेल ही लेगा, फीमेल यहाँ पे नहीं लेने वाली है। तो यही रीज़न होता है, ठीक है, यही है महिला सशक्तिकरण। और इसके साथ और भी कई रीज़न होते हैं। और इसके साथ आगे कहा गया है जागरूकता का अभाव, जागरूकता का भी का भी अभाव है, और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी है, ठीक है। और इसके साथ निम्न लैंगिक अनुपात के कारण भी है। निम्न लैंगिक अनुपात का है मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो वो फिर आगे यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता भी होती है। और इसके साथ आगे कहा गया है कि महिलाओं की रोजगार क्षेत्र में कम जिम्मेदारी, ठीक है। तो रोज देखो महिलाओं को रोजगार भी कम है, और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता भी बढ़ जाती है। तो जिसके कारण जो अभिभावक होते हैं वो जल्दी से जल्दी शादी करने के लिए एग्री हो जाते हैं, शादी कर देते हैं। और इसके कारण एक और रीज़न होता है, और ये सही बात भी है, कि अगर हम लड़की को ज़्यादा पढ़ाएंगे, ठीक है, तो ज़्यादा पढ़ाएंगे तो उसको शादी में ज़्यादा से ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा, और घर की आर्थिक स्थिति है कम, यानी कि जो घर की इनकम है वो कम है, तो इसलिए लोग यह सोच के जल्दी ही शादी कर देते हैं, जिससे कि कम खर्चे में उसकी शादी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक सार्थक रीज़न है। ये प्रैक्टिकली कहने के लिए तो कह देते हैं, लेकिन कह देते हैं कि दहेज नहीं लेना होता, लेकिन दहेज आप जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे और उनका जो शादी की जो कीमत होगी वो उतनी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ आगे समाधान के लिए क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है समाधान हेतु सुझाव, ठीक है। शिक्षा का स्तर बढ़ाना है, जागरूकता का फैलाव करना है, ठीक है, और आशा वर्कर्स के द्वारा, और इसके साथ एनजीओ व विभिन्न हेल्थ वर्कर्स को शामिल करके स्वास्थ्य की नकारात्मकता के परिणाम बताए जाने चाहिए। और इसके साथ आगे कहा गया है, और ये गरीबी को दूर करने के उपाय, ठीक है। और इसके साथ आगे कहा गया सामाजिक जागरूकता विज्ञापनों के माध्यम से दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों या बुराइयों को समाप्त करना है, ठीक है। और इसके साथ कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद और भी यहाँ बताया गया है, और ये है महिलाओं को रोजगार क्षेत्र में लाया जाए, ठीक है, मतलब अधिक से अधिक रोजगार जो है महिलाओं को दिया जाए। और इसके लिए एक और काम कर सकते हैं कि जो सरकारी क्षेत्र है या प्राइवेट क्षेत्र है, इनमें महिलाओं के रोजगार के लिए कुछ प्रतिशत, ठीक है, कुछ प्रतिशत जो है इनके लिए रिजर्व या आरक्षण रखना चाहिए। जैसे मान के चलो कोई एक क्षेत्र है जिसमें 33% है, या मान लो 50% तक जो वैकेंसी है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होनी चाहिए। तो इस प्रकार का कदम उठाने से भी जो महिला का जो एजुकेशन है, महिला का जो रोजगार स्तर है बढ़ेगा, ठीक है। और महिलाओं की सुरक्षा की सुनिश्चित करनी चाहिए। और इसके साथ महिलाओं की एजुकेशन को बढ़ाने के लिए एक काम और किया जाना चाहिए, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं और इसके साथ प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है, इन गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों में महिलाओं को फ्री में शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे कि लोग उससे प्रेरित होकर अधिक से अधिक महिलाओं को पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसके साथ अंत में कहा गया है कि अतः यद्यपि सरकार के प्रयासों से जागरूकता आ रही है, लेकिन हमें अपने प्रयास को अब अनवरत रूप से जारी रखना है, तथा तभी हम इस बुराई की जड़ को खोद सकेंगे, यानी कि जो बुराई है इसको समाप्त कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कमेंट के रूप में लिखा गया है कि एक सेकंड, ऊपर वाला समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, और नीचे लिखा है समझ एवं जानकारी अच्छी है, ठीक है, समझ एवं जानकारी अच्छी है। इस कार्ड का कहने का मतलब है जो क्वेश्चन से संबंधित जो तुम्हारी समझ है वो काफ़ी अच्छी है। और इसके साथ यहाँ पे कहा गया है कि प्रस्तुतिकरण पर थोड़ा ध्यान दें। प्रस्तुतिकरण पर मतलब है कि जो आपने प्रेजेंट किया है क्वेश्चन को ना, तो इस क्वेश्चन को और भी बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, और भी कई एक तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी देखो, इसमें भी 4.5 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 10, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन हाँ इस जो क्वेश्चन से है, इस क्वेश्चन से हम सीख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे बेहतर कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ पे इस क्वेश्चन में इन्होंने गलतियाँ की हैं। तो उन गलतियों से सीख के हमें अपने कॉपी में गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। बस यही मेन ऑब्जेक्ट है इस वीडियो को बनाने का, ठीक है। तो
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।